आज के इस खास डीप डाइव में आपका स्वागत है। देखिए, इंटरनेट पर आजकल ऐसे वीडियोस की भरमार हैं जो ज्ञान देते हैं कि हमेशा शांत रहें, बच्चों पर कभी न चिल्लाएं, उन्हें पूरी आज़ादी दें। सुनने में तो यह सब बहुत ही परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में आज हम एक स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग करने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि दुनिया भर की ये जो आइडियल पेरेंटिंग फिलॉसफीज हैं, ये हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और असलियत से टकराकर आखिर फेल क्यों हो जाती हैं। ये कोई आम पेरेंटिंग टिप्स वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि मॉडर्न परिवारों के लिए एक बहुत जरूरी एनालिसिस है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उन सिस्टम्स पर बात करेंगे जो असल में इस पूरी चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारा एनालिसिस 3 हिस्सों में बटा है। पहला, सुबह का रियलिटी चेक। दूसरा, जापानी ब्लूप्रिंट। और तीसरा, भारतीय सिस्टेमिक क्लैश। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, सुबह का रियलिटी चेक। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के ठीक 7 बजे हैं। स्कूल बस अगले 5 मिनट में नीचे आने ही वाली है, और आपका बच्चा वो अभी तक तैयार नहीं है। सामने परिवार के बड़े बुजुर्ग खड़े सब कुछ बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त आपके बॉस का कॉल बजने लगता है। उफ, ये वो प्रेशर कुकर वाला माहौल है जिसे हम में से हर मॉडर्न पेरेंट रोजाना जीता है। एक ही पल में परिवार की उम्मीदें, वक्त की भयंकर कमी और ऑफिस का स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है। इसे कहते हैं असली अराजकता। तो ऐसे हाई स्ट्रेस मोमेंट में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरह से शांत रहना वाकई मुमकिन है? वो जो इंटरनेट पर लंबे लंबे वीडियोस अंतहीन धैर्य रखने का ज्ञान देते हैं ना, क्या वो इस सुबह 7 बजे वाली आंधी में टिक सकते हैं? थ्योरी में शांत रहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप खुद असल दुनिया के इस बवंडर के बीचों बीच खड़े हों, तो क्या जापानी पेरेंटिंग के वो परफेक्टली शांत तरीके सच में कोई जादू कर सकते हैं? यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जापानी पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट। अब देखिए, जापानी पेरेंटिंग कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं है जिसे आपने रातों रात इंटरनेट से पढ़ा और लागू कर दिया। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी जीवन शैली है जो 7 बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर टिकी है। ये हैं मीमा मारू, गामन, अमाई, हंसे, शित्सुके, मुरा और इकिगाई। ये सिर्फ पेरेंटिंग का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत ढांचा है जो उनके पूरे समाज की रग रग में बसा हुआ है। बचपन से ही ये हर बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इनमें से एक सबसे अहम और गेम चेंजिंग सिद्धांत है मिमा मारू। इसका सीधा सा मतलब है बिना कोई दखल दिए सिर्फ ऑब्जर्व करना, बच्चे को अपनी समस्या खुद सुलझाने का मौका देना। घर पर हम अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, राइट? बस वहीं पर मिमा मारू काम आता है। तुरंत रिएक्ट करने, बीच में कूद पड़ने या गुस्सा करने की बजाय एक कदम पीछे हटना, शांति से सिर्फ देखना। इससे होता क्या है कि बच्चा खुद परिस्थितियों को संभालना सीखता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई, इससे उस सुबह 7 बजे वाली अफरा तफरी में कैसे लागू करें? चलिए इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। स्टेप 1, बिना चिल्लाए बच्चे की देरी को सिर्फ ऑब्जर्व करें। मुश्किल है, लेकिन करना है। स्टेप 2, बीच में दखल देने से बचें। आपका मन बार बार कहेगा कि लाओ मैं ही जूते पहना दूं, लेकिन खुद को रोकना है। और स्टेप 3, जो भी नेचुरल रिजल्ट है उसे होने दें। अगर बच्चा लेट हो रहा है तो उसे स्कूल में लेट पहुंचने का रिजल्ट खुद भुगतने दें। यकीन मानिए, जब आप बच्चे को उसके कामों के नतीजे खुद झेलने देते हैं, तो सुबह सुबह आपके घर का जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो एकदम से नीचे आ जाता है। और ये सीधा जुड़ता है हमारे अगले सिद्धांत से, जिसे कहते हैं शित्सुके। शित्सुके का मतलब है डांटने या सजा देने के बजाय प्राकृतिक परिणामों से सीखना। मिमा मारू और शित्सुके जब एक साथ मिलते हैं तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि देखिए, असली अनुशासन माता पिता के चिल्लाने से नहीं आता, वो आता है एक्शन के रिजल्ट से। अगर काम समय पर नहीं हुआ है और बच्चा स्कूल के लिए लेट हो गया, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी और याद रहने वाली सीख बन जाती है। ये पूरी फिलॉसफी सिर्फ अनुशासन तक सीमित नहीं है। इसमें और भी कई चीजें हैं। जैसे गमन सिखाता है कि प्राकृतिक रूप से कठिनाइयों को कैसे सहना है, जिससे बच्चे में एक कमाल का लचीलापन यानी रिजिलियंस आता है। अमाई का मतलब है कि बच्चा अपना काम करने में आजाद तो रहे, लेकिन आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे। हंसेई का अर्थ है अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर समझदारी से सोचना। और इकिगाई बच्चे को जिंदगी में अपना पर्पस खुद ढूंढने की आजादी देता है। ये सारे गुण मिलकर एक ऐसे बच्चे को तैयार करते हैं जो अंदर से मजबूत है और जिसे हमेशा सपोर्ट महसूस होता है, जजमेंट नहीं। आपने अक्सर ये सुना होगा या वीडियोस में देखा होगा कि जापान में 7 साल का बच्चा अकेले मेट्रो से स्कूल जा रहा है। हमें लगता है वाह क्या आज़ादी है,
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये सिर्फ उस बच्चे की व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे एक सिस्टम का रिजल्ट है। सच तो ये है कि व्यक्तिगत पेरेंटिंग की कोई भी रणनीति हवा में अकेले काम नहीं कर सकती। वो उस समाज और माहौल पर पूरी तरह से टिकी होती है जिसमें उसे अपनाया जा रहा है। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारतीय सिस्टमिक क्लैश। जापानी सिस्टम का सबसे अहम और बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत है मूरा। मूरा यानी कम्युनिटी या समुदाय। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता के कंधों पर नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सुरक्षित सड़कें, बिना किसी स्वार्थ के मदद करने वाले पड़ोसी और एक बेहद सपोर्टिव माहौल, ये सब मूरा का हिस्सा है। और ईमानदारी से कहें तो असल में यही वो नींव है जिस पर बाकी सारे जापानी सिद्धांत टिके हुए हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, जब हम इस सिस्टम की तुलना आज के हमारे मॉडर्न भारत से करते हैं तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ है जापान का मूरा, जहां पूरा समुदाय एक साथ मिलकर सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम, जहां पेरेंट्स एक साथ 5-5 स्तरों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। न्यूक्लियर परिवारों का बढ़ता प्रेशर, ऑफिस की वो जानलेवा डेडलाइंस, सुरक्षित पब्लिक स्पेसेस की कमी और सपोर्ट का पूरी तरह से अभाव। सच तो यह है कि वो गांव जो कभी बच्चे को पालने में मदद करता था, वो अब हमारे आसपास मौजूद ही नहीं है। इसलिए अगर आप अपने घर में उन विदेशी पेरेंटिंग तरीकों को लागू नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए। ये कोई पेरेंटिंग फेलियर नहीं है, ये पूरी तरह से एक सिस्टेमिक असंगति है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हम असल में एक ऐसे सिस्टम की चीज़ों को यहाँ थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिसका बुनियादी सपोर्ट नेटवर्क हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। हम यानी आधुनिक परिवार इन ग्लोबल फिलॉसफीज की अच्छाइयों को कैसे अपना सकते हैं, वो भी बिना उस सिस्टम की अंधी नकल किए जो यहाँ है ही नहीं। अपनी इस अराजक लेकिन खूबसूरत सी असलियत में हम ऐसे कौन से छोटे प्रैक्टिकल बदलाव कर सकते हैं जो वाकई हमारे लिए काम करें। अगली बार जब आप सुबह 7 बजे की उस भागदौड़ और स्ट्रेस के बीच खड़े हों, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना खुद का क्या नया तरीका बना सकते हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है। सोचिएगा जरूर।